अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सभी हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सेकेंड ईयर का चैप्टर 7 और उसमें सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल एंड नेचुरल गैस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम और इसके साथ ही हम अपना टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, क्यों क्रैकिंग की जाती है और कितनी कैटेगरीज होती है क्रैकिंग की, वो हमने यहाँ पर टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। पहले हम पेट्रोलियम एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको डिस्कस करते हैं कि पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स पर जो है वो हमारे पास कहां से आता है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉसल फ्यूल जो होते हैं ये फॉसल्स की डीकंपोजिशन के बाद बनते हैं, बाय द डीकंपोजिशन ऑफ फॉसल। पेट्रोलियम जो इसकी हमारे पास फॉर्मेशन होती है। पेट्रोलियम के लिए अगर हम प्रॉपर वर्ड जो है वो यूज करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं पेट्रोलियम इज मिनरल ऑयल इन रिफाइंड फॉर्म। मिनरल ऑयल इन रिफाइंड फॉर्म इज नोन एज पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल को जब री मतलब अगेन, फाइंड का मतलब बेहतर हालत में ले आएंगे तब हम उसका नाम रख देंगे पेट्रोलियम। बेहतर हालत में लाने का क्या मतलब है? डीकंपोजिशन के बाद जब ये बनता है तो ये होता है क्रूड ऑयल, जो कि एक ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड होता है और इसको हम लोग जो है वो हासिल करते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री का मतलब होता है जो तय दर तय बनती है। जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल की डेथ होने के बाद उनके ऊपर जो था मट्टी की तह बनती गई होंगी सालों साल बाद, और इस तरह से वो एक रॉक की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। एक्वेटिक लाइफ भी जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो सारी आबी मखलूक़ात एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर भी ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स से पेट्रोलियम ऑयल जो इसको क्रूड ऑयल की फॉर्म में हासिल किया जाता है। फिर उन क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे ऑयल होते हैं, उनको रिफाइंड कर लिया जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है पेट्रोलियम। क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से हासिल होता है इसलिए पेट्रोलियम के लिए वर्ड रॉक ऑयल भी यूज किया जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स से हासिल होने की वजह से इसका अदर नेम जो है रॉक ऑयल भी जो है वो रखा जाता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स से हम लोग इसको माइनिंग करके निकालते हैं। ठीक है, माइनिंग कानकुनी ड्रिलिंग करने के जरिए से पहाड़ों की ड्रिलिंग की जाती है, फिर ये हमारे पास ऑयल जिसको हासिल किया जाता है। और माइनिंग करने के बाद जो क्रूड ऑयल होता है उस क्रूड ऑयल की फ्रैक्शन जो उनको सेपरेट किया जाता है। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो है मौजूद होते हैं और उन बहुत सारे कंपोनेंट की डिटेल जो है वो हमारे पास टेबल 7.1 के अंदर जो मेंशन की हुई है कि कौन कौन से क्रूड ऑयल से हमारे पास फ्रैक्शन जो है चीज़ें जो है वो हासिल होती हैं, और ये हासिल की जाती है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले इसमें से निकलती है नेचुरल गैस। ठीक है, और भी फ्रैक्शन जो है वो यहां से हासिल होगी, लेकिन मैंने आगे कंटिन्यू करना है कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, तो इसलिए मैं ये वाला फ्रैक्शन जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारे पास टेबल 7.1 के अंदर कौन कौन सी डिस्टिलेशन हासिल होती हैं, कौन कौन से फ्रैक्शंस आते हैं, वो सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं और उनको आगे कहाँ पर यूज़ करना है तो वो भी यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है। ये था ऑल अबाउट सोर्स ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पाकिस्तान के अंदर जो क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, बेहतर हालत के अंदर तब्दील करने के लिए इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका नाम है रिफाइनरीज। ठीक है,
रिफाइन करने के लिए जो इंडस्ट्रीज काम करती हैं, क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करती हैं, उन इंडस्ट्रीज को नाम दे दिया जाता है रिफाइनरीज का। और पाकिस्तान के अंदर मोस्ट पॉपुलर 4 रिफाइनरी जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। उनमें से 2 जो हैं कराची के अंदर काम कर रही हैं, एक जो है वो नियर रावलपिंडी और एक जो है महमदकोट मुल्तान। पाकिस्तान में 4 रिफाइनरी जो हैं वो वेल डिफाइंड वर्क जो परफॉर्म करें। छोटी रिफाइनरीज और भी हैं, लेकिन ये 2 रिफाइनरी, एक नियर रावलपिंडी, 2 कराची के अंदर काम कर रही हैं और एक जो है महमदकोट मुल्तान के अंदर जो है वो काम कर रही है। और नियर रावलपिंडी जो है उसकी लोकेशन है मॉर्ग इलाके का नाम है, जहां पर ये ऑयल रिफाइनरी जो है वो काम कर रही है। और इसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी यानी कितना क्रूड ऑयल को ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट करता है, 1.25 मिलियन टन पर ईयर। एक साल के अंदर 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है इस मॉर्ग रावलपिंडी के नज़दीक जो इलाका है उसकी रिफाइनरीज की कैपेसिटी है। और 2.13 मिलियन टन पर ईयर ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है हमारे पास कराची के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी है। और महमदकोट मुल्तान में जो ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उसका नाम है पाक अरब ऑयल रिफाइनिंग, लेकिन इसकी कैपेसिटी वो हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं की हुई। ये था ऑल अबाउट पेट्रोलियम एज अ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पहले हम देखते हैं नीड ऑफ क्रैकिंग। हम लोगों को क्रैकिंग करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्रूड ऑयल उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जस्ट 20% पेट्रोलियम हासिल होता है। ठीक है, जो 20% पेट्रोलियम हासिल हुआ है इज नॉट इनफ फॉर होल वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया के लिए काफी नहीं है। हम जानते हैं कि अब हर किसी के पास जो अपनी बाइक है, अपनी कन्वेंस कार जो है वो मौजूद है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वर्ल्ड के अंदर जो है वो हमारे पास है पेट्रोलियम की कंबशन के बाद जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इन सभी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए 20% पेट्रोलियम काफ़ी नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होने वाले कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल जो दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है, तो इनको फिर हम पेट्रोलियम के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिए करते हैं। ये लेस यूजफुल कंपोनेंट जो है इनको मोर यूजफुल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसको नाम दे दिया जाता है क्रैकिंग का। अब ये कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल जो है ये लेस यूजफुल क्यों है? अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये हायर हाइड्रोकार्बन है। हायर हाइड्रोकार्बन यानी जिनमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मौजूद होंगे। ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको बर्न करना जो मुश्किल होगा, और अगर हम इसको इंजन के अंदर ऐड करेंगे तो उस इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इनकी बर्निंग के लिए। इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये फ्रैक्शन जो है वो लेस यूजफुल फ्रैक्शन के तौर पर जो इस्तेमाल होती है बानिस्बत पेट्रोलियम के जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है।
क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होती हैं, चेन शॉर्टर होती है, इसलिए जो ये लो बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड के तौर पर एक्ट करता है। तो अगर हम अब क्रैकिंग को डिफाइन करें तो हम कहेंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसको नाम दे दिया जाता है क्रैकिंग का। तो ये नीड्स थी, अब आ जाती है क्रैकिंग की डेफिनेशन। क्रैकिंग हम डिफाइन करेंगे कन्वर्जन, किसकी कन्वर्जन है, ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन इनटू लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मोर वोलाटाइल। Conversion of high boiling point hydrocarbon into low boiling point hydrocarbon or more volatile hydrocarbon is called cracking। ठीक है, इस प्रोसेस को फिर नाम दे दिया जाता है क्रैकिंग का। ये आ जाता है हमारे पास। और मोर वोलाटाइल का मतलब क्या है, हम जानते हैं पेट्रोल, अगर हम मोटर बाइक की टैंकी को या एक बॉटल के अंदर ऐड करके पेट्रोल को उसका लिड ओपन कर देंगे तो फौरी तौर पर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वोलाटाइल ऐसे लिक्विड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही विदाउट हीटिंग वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये मोर वोलाटाइल कंपाउंड के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। अब केरोसिन आयल या गैस आयल जो है इसके लिए हमारे पास आ जाती है केमिकल इक्वेशन कि कैसे आप ये प्रोसेस जो है इसके लिए इसकी कन्वर्जन करते हैं। C16H34 डबल से दो ज़्यादा, यानी ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब आप इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हीट सप्लाई करते हैं एट 700 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड प्रेशर, कैटालिस्ट और प्रेशर की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास लेस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा 7 और डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे पास आ जाएंगे इस तरह के। ठीक है, 7 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन गया, 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसकी भी हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है। तो ये एक लॉन्ग चेन 16 कार्बन की एक लॉन्ग चेन थी, उसको हमने ब्रेक करके स्मॉल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, अब ये जो कंपाउंड बने इनका बॉइलिंग पॉइंट जो कम है, तो ये कन्वर्जन जिसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को लो बॉइलिंग पॉइंट वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको नाम देते हैं क्रैकिंग का। अब केमिकल इक्वेशन जो इसको हमने बैलेंस करना है, यहाँ पर कार्बन जो थी वो 16 है, 7 ये हो जाएंगी, 3 ये हो जाएंगी 10, और अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास है 6 कार्बन जो है वो हो जाएंगी। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब याद रखना है कि क्रैकिंग में आप कौन कौन सी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं उसी तरह से आप उसके ऊपर मेथड जो अप्लाई कर देंगे। डेली लाइफ में से एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने राइस जो है उसको कुक करना है, बिरयानी बनानी है या घर में उसकी खिचड़ी बनानी है, तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि दोनों के लिए कंडीशन एक जैसी तो नहीं होंगी ना, डिफरेंट कंडीशन की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा। तो केमिकल इक्वेशन में अगर आप इसको ब्रेक करके सिर्फ ये वाले कंपाउंड हासिल करना चाहते हैं जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, या ऐसे कंपाउंड हासिल करना चाहते हैं जिसमें कार्बन के बॉन्ड डबल या ट्रिपल भी आ सकते हैं, तो आप उसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। और इसी वजह से हम क्रैकिंग जो इसको आगे फर्दर हिस्सों के अंदर क्लासीफाई करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, और ये टाइप्स है ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन अप्लाइड। क्रैकिंग के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई की हैं उस लिहाज से ये हमारे पास उसके आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले नंबर पर आ जाता है थर्मल क्रैकिंग।
जैसे इस केमिकल इक्वेशन में भी देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर में जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल का क्लीव हो जाना, ब्रेक हो जाना, इसको नाम देते हैं थर्मल क्रैकिंग। कंडीशंस में लिख देता हूं, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर। जब आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्रैकिंग का नाम जो है वो थर्मल क्रैकिंग रख दिया जाएगा। थर्मल क्रैकिंग परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स आने हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हासिल होंगी, वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हमें हासिल होंगे थर्मल क्रैकिंग करने के बाद। लेकिन इसकी दूसरी कैटेगरी अगर कंडीशन अप्लाई की जाती है, कैटालिटिक क्रैकिंग। यहां पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पहले तो हमने 700 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कैटालिस्ट अप्लाई कर देंगे, और हम पढ़ के आए फर्स्ट ही चैप्टर 11 में, कैटालिस्ट लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी। पहले टेम्परेचर 700 पर रिएक्शन हो रहा था, अब जब 500 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा तो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 2 atm जो है वो प्रेशर प्लस कैटालिस्ट जो है वो आप लोग ऐड करेंगे। तो कैटालिस्ट ऐड होने की वजह से इसका नाम रख दिया था कैटालिटिक क्रैकिंग। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो कैटालिस्ट है वो हमारे पास आ जाता है सिलिका, इसका फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और एल्यूमिना, जिसका फार्मूला आता है एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली कैटालिस्ट जो हैं वो कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। अब आ जाती है बात इसकी प्रोडक्ट्स की, कि आप जब कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे तो आपके पास इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे। इसमें आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं इनकी प्रोडक्शन होगी अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग जिसको परफॉर्म करते हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग जो है इसका प्रोसीजर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो याद रखना है, और इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टीम क्रैकिंग? स्टीम क्रैकिंग में आपका जो लिक्विड था उसको आप हीट सप्लाई करेंगे और कन्वर्ट करेंगे वेपर्स के अंदर, प्लस इस वेपर्स के साथ आप लोग जो है वो मिक्स कर देंगे स्टीम को। ठीक है, और इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेल्सियस जो है ये होना चाहिए। वेपर्स और स्टीम 900 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर आप इसको जो है रैपिडली कूल करेंगे। जब आप इसको रैपिडली कूल कर लेंगे तो ये क्रैकिंग जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि वेपर्स के साथ हमने स्टीम को मिक्स किया था, और इस स्टीम के अंदर मैक्सिमम एनर्जी मौजूद होने की वजह से ये वेपर जो है उसकी फर्दर क्लीवेज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है स्टीम क्रैकिंग। रैपिड कूलिंग के बाद आप लोगों के पास जो है इसमें भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे, और प्रोडक्ट्स जो हम लोगों के पास क्रैकिंग के बाद आते हैं, स्टीम क्रैकिंग के बाद, वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगी। ठीक है, लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में भी तो हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बनने हैं। अब दोबारा एग्जांपल को देखें, यहाँ पर कार्बन जो है वो हमारे पास है 16। क्लीवेज के बाद लाजमी नहीं कि इसी तरह के प्रोडक्ट बनने हैं, मैंने पहले भी कहा था जैसी कंडीशन अप्लाई होंगी वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है कि जिसमें 8 कार्बन की चेन हमारे पास जो है वो मौजूद हो, 2 4 6 और 2 8 कार्बन की चेन मौजूद हो, और उनमें से किसी एक जगह पर जो डबल बॉन्ड आ जाए, तो इस तरह से 2 कार्बन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे जिसमें कार्बन चेन जो थी वो 8 कार्बन की। तो ये भी तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करें
तो इस तरह के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। इवन के पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 10 कार्बन की चेन और 6 कार्बन की चेन बन जाए, 12 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की चेन बन जाए, 13 कार्बन की चेन बन जाए और 3 कार्बन की चेन बन जाए। तो इस लिहाज से टोटल 16 कार्बन ही बनने हैं। किस तरह की चेन बनेगी, अनसैचुरेटेड चेन को फर्दर आगे 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। अगर आप स्टीम क्रैकिंग करते हैं तो हमारे पास लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो उसकी चेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास जो है स्टीम क्रैकिंग जो है उसका प्रोडक्ट आ जाता है। स्टीम क्रैकिंग में मोस्टली इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, प्रोपीन मॉलिक्यूल जो इसकी फॉर्मेशन होती है, ब्यूटीन मॉलिक्यूल जो इसकी फॉर्मेशन होती है, इवन बेंजीन जो है ये भी हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर हासिल हो सकती है। और इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं लाजमी नहीं कि उनको सारे के सारे प्रोडक्ट को पेट्रोल के तौर पर ही हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, यानी क्रैकिंग के ज़रिए से पेट्रोलियम बनने के साथ साथ ये वाले प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं और ये प्रोडक्ट आगे फिर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे आगे फर्दर कोई नई चीज़ बनाई जा सके। तो ये जो केमिकल है रॉ मटेरियल के तौर पर आगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए जो है, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, या मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर, पेंट इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है इसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इनको इस्तेमाल करेंगे। ये क्रैकिंग की कंडीशंस के लिहाज से हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसी कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे वैसा ही हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट जो उसकी फॉर्मेशन होनी है। आप लोगों ने फिलहाल यही केमिकल इक्वेशन याद करनी है जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन हिंट के तौर पर बताया था आपको कि प्रोडक्ट जो है वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबली बन सकता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स के अंदर आप लोग जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।